नमस्कार, मैं विश्वास उटगी। हम सब जानते हैं कि 19 जुलाई 1969 इस दिन भारत का पूरी बैंकिंग व्यवस्था का जो निजी था उसका राष्ट्रीयकरण हुआ और 14 बड़े बैंक जो उस वक्त 2/3 से ज्यादा बिजनेस अपने कंट्रोल में रखते थे, उसका राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ। उसके बाद 1980 में और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और कुल मिला के 14 और 6 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। अब इसके पहले तो आईडीबीआई 1964 की एक एक्ट के तहत एक पब्लिक सेक्टर बैंक थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो इंपीरियल बैंक का कन्वर्शन हुआ और एक्ट के तहत एक पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बन चुका 1955 में। ये जो दौर था, ये नेहरू जी की जो एक नीति थी कि मिश्र व्यवस्था रहनी चाहिए, लेकिन इस मिश्र अर्थव्यवस्था में पब्लिक सेक्टर शैल हैव ए डोमिनेंट पोजीशन, उसकी प्रभुता होनी चाहिए और ये सही था। नेहरू जी तो 1964 में चल बसे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ये जो नीति थी, इस मिश्र व्यवस्था के अंदर देश को आगे लेके जाना है तो देश के हाथ में जो रिसोर्सेस है, फाइनेंशियल रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्सेस है, वो लोगों के हित में अगर काम करना है देश के लिए तो देश के हाथ में उसकी मालिकी होनी चाहिए। इसीलिए ये सारे कदम उठाए गए और बैंक नेशनलाइजेशन 1950 का पहला कदम अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर बनाना है तो 1956 में सीडी देशमुख जैसे मिनिस्टर ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने एलआईसी के बारे में एलआईसी कॉर्पोरेशन खड़ा किया। सब पूरा इंश्योरेंस का जो व्यवसाय है वो उस देश के कंट्रोल में आ गया। बैंक नेशनलाइजेशन की जो बात थी, ये बात इतना रेवोल्यूशनरी साबित हुआ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर बैंक होने के बाद भी 1969 तक बहुत से निजी क्षेत्र बैंक, टाटा के थे, बिरला के थे, बहुत बड़े उद्योगपतियों के थे, बांगुर शेठ के थे, चेट्टियार के थे, और हम जानते हैं इनके नाम पंजाब नेशनल बैंक, भारत बैंक या यूको बैंक या यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, बहुत सारे बैंक। बम्बई में तो बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, टाटा की बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो किर्लोस्कर स्वस्तिक तांबे लोगों की थी, ये सारे बैंक निजी क्षेत्र के थे। इनका राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1970 को हो गया। अब इसके खिलाफ उस वक्त, जहां तक हम सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की यह पहल, कांग्रेस पार्टी में भी उसका विरोध हुआ, जो एक सिंडिकेट नाम का ग्रुप था और मोरारजी भाई और निजनी गप्पा इसका विरोध करते थे। अंतिमतः वो परास्त हो गया और इंदिरा गांधी जी का ये जो पहल थी, इसको पूरी वामपंथी ताकतों ने, समाजवादी ताकतों ने, प्रोग्रेसिव फोर्सेस ने इसको वेलकम किया। इसके भी एक बैकग्राउंड है। आज जब हम 55वें साल में जा रहे हैं बैंक राष्ट्रीयकरण के, तो ये जो दौर है 55 साल का, ये तो देश ने देखा कि बैंक राष्ट्रीयकरण देश को बहुत आगे ले चुका है। देश की खेती के व्यवहार, देश की सर्विसेज सेक्टर की ओर, और मुख्यतः देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंडिपेंडेंटली जो व्यावसायिक है, उनके लिए बहुत बड़े भारी पैमाने पे इस देश की बैंकिंग व्यवस्था में और इंश्योरेंस सेक्टर ने भी बहुत हेल्प की है। इसलिए तो हम देखते हैं कि पानी का सवाल हो, बिजली का सवाल हो, रास्ते का सवाल हो, इंडस्ट्री का सवाल हो, कोऑपरेटिव सवाल हो, इन सारे मामलों में बैंकों का फाइनेंस एक अहम रोल अदा करता है और इसलिए ये देश बढ़ता गया और इंडस्ट्रियली स्ट्रांग भी होता गया। हाँ, इस देश की पूंजीपतियों से लेके किसान तक सब लोगों को कर्जा मिलना आसान हो गया। देश की तरक्की में ये सारे जो मतलब जिसको कहते हैं सेगमेंट्स है इकोनॉमी के, इस सारे सेगमेंट्स को एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी, जिसको कहते हैं आगे बढ़ने का एक मौका बैंक के फाइनेंस हुआ और नेशनलाइज्ड बैंकिंग सेक्टर ने गवर्नमेंट के पॉलिसी के तहत ये काम किया है। बैंक्स ये पार्लियामेंट को अकाउंटेबल है और बैंक्स बिलोंग टू द पीपल ऑफ इंडिया। ये इंदिरा गांधी जी ने जब ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट
में आया, उसका बिल बना और 1970 में कानून बना। 1970 का कानून जो बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट है 1970 का 14 बैंकों के बारे में और बाद में 1980 में 6 बैंकों के बारे में, ये दोनों बैंक नेशनलाइजेशन का एक्ट आज भी बरकरार है, आज है बरकरार है। लेकिन ये एक्ट के तहत बैंकों की पूरी व्यवस्था लोकसभा और राज्यसभा को अकाउंटेबल है। तो अकाउंटेबिलिटी जो है बैंकिंग व्यवस्था की, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग रेगुलेटर है, लेकिन बैंक्स बिलोंग टू द पीपल ऑफ इंडिया। ये जब इंदिरा गांधी जी ने अनाउंस किया, वो एक क्रांतिकारी बात थी। वी द पीपल, ये भारत के संविधान की बात है। वही बात इंदिरा जी ने बैंकों के नेशनलाइजेशन के वक्त कहा, बैंक्स बिलोंग टू द पीपल ऑफ इंडिया, इट इज द पीपल्स मनी मस्ट बी यूज्ड फॉर द पीपल्स वेलफेयर, पीपल्स मनी शुड बी यूज्ड फॉर द नेशनल वेलफेयर। तो ये बहुत क्रांतिकारी बात थी। अब इसीलिए हम देखते हैं आज बैंकिंग का विस्तार जो पहले 1970 के पहले निजी क्षेत्र में था, उसे कई गुना आज इस देश का बैंकिंग सेक्टर है और बैंकिंग इकोनॉमी और देश की इकोनॉमी बहुत आगे निकल चुकी है। अब 1991 में एक चेंज आ गया और लिबरलाइजेशन का प्रोसेस इसी कांग्रेस लेड गवर्नमेंट ने किया, जहां पे फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो इस देश के बहुत बड़े अर्थशास्त्री, हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं। भारत देश के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया और वो देश के फाइनेंस मिनिस्टर बने जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे। उस वक्त नरसिम्हम कमेटी नाम की एक जो डॉक्टर नरसिम्हम थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर, रिटायर्ड थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। उसका रिपोर्ट 1991 में आया। उन्होंने बैंक रिफॉर्म्स होने चाहिए और दुनिया से एक मिल के चलने की जरूरत है, और इसलिए बैंकों का निजीकरण, बैंकों का लिबरलाइजेशन और पूरे सिस्टम को बदलने के लिए नरसिम्हन कमेटी को कहा गया कि आप रिपोर्ट दीजिए। और उन्होंने कहा 100% बैंकों का निजीकरण होना चाहिए। वो वही डॉक्टर नरसिम्हम है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं। और अभी हाल ही में हमने देखा कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी इंस्टीट्यूशन दोनों का विलय हो गया। डॉक्टर एम नरसिम्हम ये एचडीएफसी के फाउंडर चेयरमैन थे। उन्होंने हाउसिंग लोन के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। वो बैंकर तो थे ही, तो उनकी अध्यक्षता में बनी हुई वो एचडीएफसी संस्था और वो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, उन्होंने जो सिफारिशें की, उन सिफारिशों का एक मायना ये था कि बैंकिंग क्षेत्र में जो मालिकी है भारत सरकार की, उसको वो छोड़ देना चाहिए, उसमें लिबरलाइजेशन आना चाहिए, निजीकरण आना चाहिए और बहुत सारे क्षेत्रों में बदलाव आना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पे जो बेजल कमेटी है, वहां पर भी कुछ इंटरनेशनल नॉर्म्स बन गए, तो उसका भी जिक्र उन्होंने किया। तो दुनिया भर की जो बैंकिंग व्यवस्था बदल रही है, इंटीग्रेट भी हो रही है, कुछ नियम, रूल्स, रेगुलेशन भी इंटीग्रेट हो रहे हैं, तो उसका उन्होंने एक ब्यौरा लिया और एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट को बैंकिंग संगठन में कड़ा विरोध किया। उस कड़ा विरोध का एक अच्छा नतीजा निकला। अच्छा नतीजा ये निकला कि बैंकों का जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट 100% निजीकरण उसका नहीं करेगी। और 1995 में डॉक्टर मनमोहन सिंह इन्होंने कहा एज ए फाइनेंस मिनिस्टर कि हमारी सरकार बैंकों का निजीकरण 49% करेगी, लेकिन कुछ नए बैंकों को भी हमारी नई लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ नॉर्म्स तय करेगी और बैंकिंग के लाइसेंस इशू करेगी। तो 1995 में एक मेजर डिसीजन हुआ कि नई बैंकिंग लाइसेंस की नीति होगी और निजी क्षेत्र में कुछ नए बैंक आएंगे। तो नेशनलाइज्ड बैंकों के लिए एक कॉम्पिटिटिव फील्ड तैयार किया गया, लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने की एक कोशिश नरसिम्हन कमेटी के जरिए की गई। अब इसका भी विरोध हुआ, लेकिन आरबीआई ने
इसको स्वीकारा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो एक धोरण लिया उसका तो खुलासा करना बहुत जरूरी है। वो ये था कि मैं एज ए गवर्नमेंट मैं ओनरशिप तो रखूंगा बैंकों का, लेकिन मैं 49% निजी क्षेत्र के लोगों को मैं ओनरशिप दूंगा। मेरे पास 51% होगा। एज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंकों की ओनरशिप 51% मैं कायम रखूंगा। अब चिंता मत करो, देश के हित में नेशनलाइज सेक्टर काम करेगा, लेकिन 49% मार्केट में इसका डिसइन्वेस्टमेंट होकर जो शेयर खरीदी करेगा तो उनके पास 49% आ सकता है। ये 1995 का जो एक पॉलिसी फ्रेमवर्क है, यही पॉलिसी फ्रेमवर्क उनकी सरकार जाने के बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट की सरकार आई, फिर यूपीए 1 की सरकार आई, और यही बात 2005 में यूपीए चेयरपर्सन मैडम सोनिया गांधी जी ने कही, और उस वक्त तो निश्चित रूप से प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी हाजिर थे। ये उन्हीं की पॉलिसी 1995 की, उसको कंटिन्यूएशन में उन्हें कहा किसी भी हालत में यूपीए 1 और बाद में यूपीए 2 हम अपने बैंकों का 51% ओनरशिप रखेंगे, आईडीबीआई का रखेंगे। ये बात उन्होंने साफ कर दी थी।